प्रिय विद्यार्थियों, हम अतीत में दबे पांव चैप्टर को आगे बढ़ाते हैं। हम पढ़ चुके थे कि मेसोपोटामिया के शिलालेखों में मोहनजोदड़ो के लिए मेलुहा शब्द का यथासंभव प्रयोग होता था। मेलुहा कह करके वे मोहनजोदड़ो को पुकारते थे। और यहाँ महाकुंड के उत्तर पूर्व में जब खुदाई की गई तो बहुत लंबी सी इमारत के अवशेष मिले। इसके बीचों बीच एक खुला बड़ा दालान, 3 तरफ बरामदे हैं, उनके साथ कभी छोटे छोटे कमरे रहे होंगे। पुरातत्व के जानकार ये कहते हैं कि धार्मिक अनुष्ठानों में ज्ञानशालाएं सटी हुई होती थी, यानी उनके नज़दीक ही होती थी। उस नज़रिए से इसे कॉलेज ऑफ प्रीस्टस माना जाता है। ये जो बहुत बड़ी इमारत के अवशेष हमें मिले, छोटे छोटे कमरे यहाँ पर बने हुए थे, 3 तरफ बरामदे थे, तो इस इमारत को कॉलेज ऑफ प्रीस्टस माना जाता है कि यहाँ धार्मिक अनुष्ठान के लिए ये ज्ञानशालाएं थी, यहाँ धर्म की शिक्षा दी जाती थी। दक्षिण में एक और भग्न यानी टूटी हुई इमारत है। इसमें 20 खंभों वाला एक बड़ा दालान है, एक बड़ा हॉल है। अनुमान है कि राज्य सचिवालय, सभा भवन या फिर कोई ये सामुदायिक केंद्र रहा होगा। गढ़ की 4 दीवारी लांघ करके यानी पार करके हम बस्तियों की तरफ जब बढ़े तो ये गढ़ के मुकाबले छोटे टीलों पर बनी है, इसलिए इसको हम नीचा नगर भी कहकर पुकार सकते हैं। खुदाई की प्रक्रिया में अब टीलों का आकार घट गया है। ये छोटे और नीचे टीले अब थे, कहीं कहीं वे फिर जमीन से जा मिले हैं, बहुत कम ऊंचाई के टीले रह गए हैं। और बस्ती के जो कुएं हैं उन्हें देखकर लगता है जैसे मीनारों की शक्ल में धरती छोड़कर बाहर निकल आए हैं। कुएं जो बनाए जाते थे, बाहर तक सतह से काफ़ी ऊंचाई तक उनका निर्माण किया गया था, इसीलिए कहा जा रहा है कि धरती छोड़कर बाहर निकल आए हैं। पूरब की बस्ती रईसों की बस्ती है, धनी लोगों की बस्ती है। हालांकि आज के युग में पूरब की बस्तियां गरीबों की बस्तियां मानी जाती हैं। जो पूर्व दिशा में बसावट होती है वर्तमान में, वहाँ गरीब लोग रहते हैं। मोहनजोदड़ो इसका उलट था, बिल्कुल विपरीत था कि यहाँ पूर्व में रईसों की, धनी लोगों की बस्तियाँ थीं। यहाँ बड़े घर, चौड़ी सड़कें, बहुत ज़्यादा कुएं। मोहनजोदड़ो की सभी खंडरों को खुदाई करने वाले पुरातत्ववेताओं का संक्षिप्त नाम दे दिया गया। जिसने जहाँ खुदाई करवाई, जिसके निर्देशन में जिस स्थल की खुदाई हुई, उसी के नाम से उसका नामकरण कर दिया गया, उस क्षेत्र का, उस जगह का। जैसे दीक्षित काशीनाथ ने जहाँ खुदाई करवाई तो उसे डीके हल्का कहने लगे। उनके नाम से यहाँ 2 हल्के हैं, 2 क्षेत्र हैं। डीके क्षेत्र दोनों बस्तियों में सबसे महत्वपूर्ण है। शहर की जो मुख्य सड़क है, जिसे फर्स्ट स्ट्रीट कहते हैं, वो यहीं पर है। ये बहुत लंबी सड़क है, मानो कभी पूरे शहर को नापती हो। अब यह आधा मील ही बची है, बाकी नष्ट हो गई है। इसकी चौड़ाई 33 फुट है। पहले हम इसकी पिक्चर भी देख सकते हैं, फोटो भी देख चुके हैं कि चौड़ाई इसकी 33 फुट थी। मोहनजोदड़ो में 3 तरह के वाहनों के साक्ष्य मिले हमें, और सबसे बड़ी यहाँ बैलगाड़ी रही होगी। इस सड़क पर 2 बैलगाड़ियाँ भी अगर एक साथ आ जाएं आमने सामने तो आसानी से वो जा सकती हैं। और ये सड़क वहाँ पहुँचती है जहाँ कभी बाजार था। ये सड़क है मुख्य मार्ग पर जो बनी हुई है, मुख्य सड़क 33 फुट चौड़ी। ये पूरे शहर के साथ साथ जो बाजार था उसको भी जोड़ती थी। इस सड़क के दोनों ओर घर भी हैं, लेकिन सड़क की और सभी घरों की सिर्फ पीठ दिखाई देती है,
यानी कोई भी घर सड़क पर नहीं खुलता है, उनके दरवाजे अंदर गलियों में हैं। ये बहुत बड़ी बात है कि वर्तमान में हम देखते हैं घरों के जो दरवाजे होते हैं, मुख्य गेट होते हैं, वे सड़क की ओर खुले हुए होते हैं, जबकि यहाँ देखिए मोहनजोदड़ो में जो भी घर सड़क के दोनों ओर बने हुए हैं, सड़क की तरफ पीठ है, अंदर गलियों की तरफ उनके दरवाजे हैं। दिलचस्प संयोग है कि चंडीगढ़ में ठीक यही शैली 50 साल पहले कार्बूजिए ने इस्तेमाल की थी। कार्बूजिए एक पुरातत्व का विद्वान था, वास्तुविद भी था, और इसने चंडीगढ़ शहर को इसी ग्रीड शैली पर बसाया है, इसी मोहनजोदड़ो की शैली में बसाया है। वहाँ भी कोई घर मुख्य सड़क पर नहीं खुलता है। आपको किसी के घर जाने के लिए मुख्य सड़क से पहले सेक्टर के भीतर दाखिल होना पड़ेगा, फिर घर की गली में और फिर घर में। क्या कार्बूजिए ने ऐसी मोहनजोदड़ो शैली? कहते हैं कविता में से कविता निकलती है, कलाओं की तरह वास्तुकला में भी कोई प्रेरणा चेतन या अवचेतन ऐसे ही सफर करती है। चेतन यानी जागृत अवस्था में, और अवचेतन जो हमारे निद्रा अवस्था में या मन की दूसरी स्थिति में है, अचिंतन की स्थिति में है, और संयोग से या परिस्थिति से वो हमारे चेतन मन में आ जाती है। तो वास्तव में ये चंडीगढ़ जो बसा हुआ है, वास्तव में कार्बूजिए ने इसे मोहनजोदड़ो की शैली में बसाया है, वहीं से प्रेरणा ली इन्होंने। ढकी हुई नालियाँ मुख्य सड़क के दोनों तरफ समानांतर दिखाई देती है, यानी गंदे पानी की जो नालियाँ हैं वो भी ऊपर से ढकी हुई है। बस्ती के भीतर भी इनका यही रूप है। हर घर में एक स्नान घर है। घरों के भीतर से पानी या मैल की, गंदे पानी की जो नालियाँ हैं बाहर हौद तक जाती हैं, फिर नालियों के जाल से वो जुड़ जाती हैं। कहीं कहीं वे खुली है, पर ज़्यादातर नालियाँ बंद ही है। स्वास्थ्य के प्रति मोहनजोदड़ो के बासिंदों की सरोकार का एक बेहतर उदाहरण है। बस्ती के भीतर छोटी सड़कें हैं और उनसे छोटी गलियां भी निकलती हैं। छोटी सड़कें 9 से 12 फुट तक चौड़ी हैं। इमारतों से पहले जो चीज़ दूर से ध्यान खींचती है वह है कुओं का प्रबंध। ये कुएं भी पक्की हुई एक ही आकार की ईंटों से बने हुए हैं, और इतिहासकार कहते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता संसार में पहली ज्ञात संस्कृति है जो कुएं खोद करके भूजल तक पहुंची थी। ये पहली हमारी संस्कृति मोहनजोदड़ो ऐसी संस्कृति है पूरे विश्व में जिसमें कुएं खोद करके भूजल से पानी निकाला जाता था। उनके मुताबिक केवल मोहनजोदड़ो में 700 के करीब कुएं थे। मोहनजोदड़ो में ही 700 के लगभग कुएं थे। नदी, कुएं, कुंड, स्नानागार और बेजोड़ पानी निकासी, इन सारी विशेषताओं के कारण हम सिंधु घाटी सभ्यता को जल संस्कृति कह सकते हैं। ये देखिए मोहनजोदड़ो का एक कुआं इस चित्र में, इस तस्वीर में हम देख रहे हैं। इसे बाहर तक बनाया गया है। ये सतह है, ऊंचे चबूतरे पे बनाया गया है, ये सतह है, और सतह से भी काफ़ी ऊपर तक इसे बनाया गया है। ये सुरक्षा की दृष्टि से और स्वच्छता की दृष्टि से किया गया है, जिससे कोई पशु पक्षी पानी पीने के प्रयास में इसमें गिर नहीं जाए और इधर उधर से गंदा पानी बह करके इस पेयजल के स्रोत में नहीं मिल जाए। इस दृष्टि से ये इन्हें काफ़ी ऊंचाई तक मीनारों की तरह बनाते थे। बड़ी बस्ती में पुरातत्व शास्त्री काशीनाथ दीक्षित के नाम से एक हल्का है जिसे DKG भी कहते हैं। इसके घरों की दीवारें ऊंची और मोटी हैं। मोटी दीवार का अर्थ यही है कि उस पर दूसरी मंजिल भी रही होगी। कुछ दीवारों में छेद हैं
इनसे यह संकेत मिलता है कि दूसरी मंजिल उठाने के लिए शायद यहाँ सह तीरे, जिन्हें हम बलियाँ वगैरह बोलते हैं, उनकी ये जगह है। सभी घर यहाँ ईंटों के बने हुए हैं, एक ही आकार की ईंटें हैं, 1:2:4 इसी अनुपात की सभी ईंटें हैं। और भट्टी में पकी हुई सारी ईंटें थी। हड़प्पा से हटकर जहाँ पक्की और कच्ची दोनों प्रकार की ईंटों का निर्माण हमें मिला, लेकिन मोहनजोदड़ो में हम देखते हैं केवल पकी हुई ईंटों का ही प्रयोग किया गया है और यहाँ पर पत्थर का भी मामूली प्रयोग हुआ है। कहीं कहीं नालियों को हम देखते हैं तो अनगढ़े हुए पत्थरों से उन्हें ढका गया है। इन घरों में दिलचस्प बात तो यह है कि सामने की दीवार में केवल प्रवेश द्वार बना हुआ है, यहाँ कोई भी खिड़की नहीं है। खिड़कियाँ शायद ऊपर की दीवारों में रहती हो, यानी दूसरी मंजिल पर। बड़े घरों के भीतर आंगन के चारों तरफ बने कमरों में खिड़कियाँ जरूर है। बड़े आंगन वाले घरों के बारे में समझा जा सकता है या अनुमान भी लगा सकते हैं कि यहाँ कुछ उद्यम होता होगा, ये कोई उद्योग घर होगा, कारखाना होगा। यहाँ कुम्हारी का काम, बर्तन बनाने का काम मिट्टी के, या फिर कोई धातु का कर्म होता होगा। हालांकि सभी घर खंडहर हैं, दिखाई देने वाली चीज़ों से हम सिर्फ अंदाज़ा लगा सकते हैं, अनुमान लगा सकते हैं। यहाँ घर छोटे भी हैं और बड़े घर भी हैं, लेकिन सभी घर एक कतार में हैं। ज़्यादातर घरों का आकार भी तकरीबन 30x30 फुट यानी लंबाई चौड़ाई समान है। इसके दुगने और तिगुने आकार के भी कुछ घर हैं। वास्तुशैली कमोबेश कम या ज़्यादा सबकी लगभग एक जैसी है। व्यवस्थित और नियोजित शहर में शायद इसका कोई कायदा नगरवासियों पर लागू हो। ये सारे व्यवस्थित तरीके से बनाए गए थे, सबका एक ही वास्तुशैली थी, नक्शा था, आकार था। इसलिए यहाँ हम अनुमान लगा सकते हैं कि शायद भवन निर्माण के लिए भी यहाँ नगरवासियों पर कोई ना कोई कानून लागू था। एक घर को मुखिया का घर कहा जाता है। इसमें 2 आंगन हैं और करीब 20 कमरे भी हैं। इसके अलावा DKBC हल्का आगे पूर्व में है। दाढ़ी वाले एक याजक नरेश की मूर्ति यहाँ पर एक घर से मिली है। DKG की मुख्य सड़क पर दक्षिण की ओर बढ़े तो 1.5 फ्लांग की दूरी पर एक NRHR हल्का है। यहाँ जो पुरातत्ववेत्ता था, खुदाई जिसके निर्देशन में हुई थी, हैरल्ड हारग्रीव्स, इसलिए SR हल्का यहाँ का नाम रखा गया। सड़क उसे 2 भागों में बांट देती है। ये हैरल्ड हारग्रीव्स के नाम पर हैं, जिन्होंने 24-25 में राखाल दास बनर्जी के बाद यहाँ खुदाई करवाई थी। यहीं पर एक बड़े घर में कुछ कंकाल भी मिले, जिन्हें लेकर कई तरह की कहानियाँ भी बनती रही। प्रसिद्ध नर्तकी शिल्प भी यहीं एक छोटे घर की खुदाई में निकला है। ये जो HR हल्का है बड़ा महत्वपूर्ण है। यहाँ की सबसे बड़ी बात तो ये है कि यहाँ एक प्रसिद्ध नर्तकी की मूर्ति मिली है। इसके बारे में पुरातत्वविद मार्टिमर व्हीलर कहते हैं कि संसार में इसके जोड़ की दूसरी चीज शायद ही होगी। यह मूर्ति अब दिल्ली के राष्ट्रीय संग्रहालय में रखी हुई है। यहाँ हम नोट कर लें, प्रसिद्ध नर्तकी की मूर्ति को संसार की सबसे बेजोड़ चीज बताया है मार्टिमर व्हीलर ने, और ये HR हल्के से मिली है। हम इसे रेखांकित कर लें और ये मूर्ति अभी दिल्ली के जो हमारे राष्ट्रीय संग्रहालय है उसमें रखी हुई है। यहीं पर एक बड़ा घर है जिसे उपासना केंद्र समझा जाता है। इसमें आमने सामने की 2 चौड़ी सीढ़ियां हैं। ऊपर की मंजिल की तरफ जाने
का इशारा करती है, लेकिन वास्तव में अब ऊपर की सीढ़ियां ध्वस्त हो गई है। पश्चिम में घड़ी के ठीक पीछे माधव स्वरूप बस के नाम से एक वीएस हिस्सा है। यहाँ एक रंगरेज का कारखाना है, रंगाई छपाई का एक कारखाना है। लोग इसे चाव से बड़ी इच्छा के साथ देखते हैं। जमीन में ईंटों के गोल गड्ढे उभरे हुए हैं। अनुमान है कि इनमें रंगाई के बड़े बर्तन रखे जाते थे। 2 कतारों में यहाँ 16 छोटे एक मंजिल के मकान भी हैं। एक कतार मुख्य सड़क पर है, दूसरी पीछे की छोटी सड़क की तरफ। सब में 2-2 कमरे बने हुए हैं। और मुख्य बात कि इन छोटे छोटे एक मंजिल के मकानों में भी स्नान घर सभी में है। बाहर बस्ती में कुएं सामूहिक प्रयोग के लिए हैं और ये कर्मचारी या यहाँ जो रंगरेज के कारखाने में काम करने वाले मजदूर थे, शायद ये उनके मकान हैं। मोहनजोदड़ो में कुओं को छोड़कर लगता है जैसे सब कुछ चौकोर या आयताकार है। नगर योजना बात करें, बस्तियां, घर, कुंड, बड़ी इमारतें, ठप्पेदार मोहरे, चौपड़ के खेल, गोटियां तोलने की बाट, ये सारी की सारी चीज़ें जो यहाँ मिली है उत्खनन में, ये सब या तो चौकोर हैं या फिर आयताकार है। केवल यहाँ कुएं ही ऐसे हैं जो बेलनाकार में मिले हैं। छोटे घरों में छोटे कमरे समझ में आते हैं, पर बड़े घरों में भी छोटे छोटे कमरे भी हमने देखे तो इसमें बड़ा आश्चर्य हुआ। इसका एक अर्थ ये भी हो सकता है कि शहर की आबादी काफ़ी रही होगी। दूसरी तरफ यह भी विचार सामने आया कि बड़े घरों में निचली मंजिल पर नौकर चाकर रहते होंगे, इसलिए छोटे छोटे कमरे बना दिए हैं। ऐसा अमेरिकी नितत्व शास्त्री ग्रेगरी पौसेल का मानना है। बड़े घरों में, जो बड़े घरों के आंगन हैं, वहाँ चौड़ी सीढ़ियाँ हैं। कुछ घरों में ऊपर की मंजिल के भी निशान हैं, पर सीढ़ियाँ वहाँ नहीं मिली। शायद लकड़ी की सीढ़ियाँ बनाई गई थी जो कालांतर में नष्ट हो गई। संभव है ऊपर की मंजिल में ज़्यादा खिड़कियाँ, झरोके और साज सज्जा रही हो। लकड़ी का इस्तेमाल भी यहाँ बहुत संभव है, पूरे घर में होती हो लकड़ी का प्रयोग। कुछ घरों में बाहर की तरफ सीढ़ियों के भी संकेत हैं, जिससे अनुमान लगा सकते हैं कि नीचे और ऊपर अलग अलग परिवार रहते होंगे। छोटे घरों की बस्ती में छोटी सकरी सीढ़ियाँ हैं, उनके पायदान भी ऊंचे हैं। जगह की तंगी की वजह से, जगह की कमी की वजह से ऐसा यहाँ हुआ होगा। गौर किया जाए कि मोहनजोदड़ो के किसी घर में खिड़कियों या दरवाजों पर छज्जों की चयन नहीं है। यहाँ छज्जे मिले ही नहीं हैं। गर्म इलाकों के घरों में छाया के लिए आम प्रबंध होता है। क्या उस वक्त यहाँ इतनी कड़ी धूप नहीं पड़ती होगी, इसलिए छज्जे और खिड़कियाँ इन्होंने नहीं रखी है। मुझे मोहनजोदड़ो की जानी मानी मोहरे के पशु याद आए। शेर, हाथी, गेंडा इस मरुभूमि में तो हो ही नहीं सकते। शायद उस समय वहाँ पर जंगल थे। इससे ये तथ्य भी स्थापित हो जाता है कि यहाँ अच्छी खेती होती होगी। पुरातत्वी शिरेन रत्नागर ये मानते हैं कि सिंधुवासी कुओं से सिंचाई करते थे। मोहनजोदड़ो में किसी खुदाई में नहर के प्रमाण नहीं मिले हैं। इससे पता चलता है कि ये कुओं से ही सिंचाई करते थे और बारिश भी उस समय यहाँ पर काफ़ी अधिक होती होगी। फिर धीरे धीरे बारिश, ऐसा अनुमान है कि कम हो गई, कुओं का ज़्यादा प्रयोग होने लगा। भूतल का जो जल था वो काफ़ी गहराई में चला गया और पानी के अभाव के कारण ही फिर ये सभ्यता उजड़ गई। उसके साथ ही सिंधु घाटी की समृद्ध सभ्यता भी उजड़ गई, ऐसा अनुमान लगाया गया। मोहनजोदड़ो में उस रोज हवा बहुत तेज चल रही थी, बह रही थी। किसी बस्ती के टूटे फूटे घर में
दरवाजे या खिड़की के सामने से हम गुजरते तो साए साए की ध्वनि होती उस हवा के चलने के कारण, तो साफ सुनाई दे रही थी। वैसे ही जैसे सड़क पर किसी वाहन से गुजरते हुए किनारे की पटरी के अंतरालों में रह रहकर हवा के लयबद्ध थपेड़े हमें सुनाई देते हैं। सूने घरों में हवा की लय और भी ज़्यादा गूंज रही थी, क्योंकि यहाँ कोई नहीं था, इतने की कोनों का अंधियारा भी हमें सुनाई दे। यहाँ एक घर से दूसरे घर में जाने के लिए किसी घर से वापस बाहर नहीं आना पड़ता था, क्योंकि यहाँ सभी घर खंडर थे, सब एक दूसरे में खुल रहे थे। कोई एक घर अब जुदा नहीं था, एक घर दूसरे में खुलता था और दूसरा तीसरे में, क्योंकि बीच की दीवारें हैं वो टूट चुकी थी। जैसे पूरी बस्ती अब एक बड़ा सा घर हो ऐसा लग रहा था। लेकिन घर एक नक्शा ही नहीं होता, हर घर का एक संस्कार में आकार होता है, भले ही वह 5000 साल पुराना ही क्यों नहीं हो। हमें कमोबेश हर कोई पांव आहिस्ता उठाते हुए एक घर से दूसरे घर में बेहद धीमी गति से दाखिल हो रहे थे। जब हमारे लेखक अपने साथियों के साथ यहाँ घूम रहे थे इन घरों में, तो बहुत धीमे धीमे एक घर से दूसरे घर में प्रवेश कर रहे थे, मानो मन में अतीत को निहारने की जिज्ञासा ही नहीं हो। एक कारण तो ये था कि इन घरों को या हमारे अतीत को ये अच्छे से निहारते हुए आगे बढ़ रहे थे। दूसरा ये भी कारण था कि एक अजनबी घर में अनधिकार, बिना अधिकार के चहल कदमी का अपराध बोध भी था कि पता नहीं ये घर किसका है और हम यहाँ क्यों प्रवेश कर रहे हैं। जैसे किसी पराये घर में पिछवाड़े से चोरी छुपे घर में घुस आए। ये सब जानते हैं कि यहाँ कोई बसने नहीं आएगा, फिर भी अपराध बोध इनके मन में था, इसलिए धीरे धीरे ये आगे बढ़ रहे थे। लेकिन यह मोहनजोदड़ो के पुरातात्विक अभियान की खूबी थी कि मिट्टी में इंच दर इंच कंघी करके, अर्थात जो जेसीबी मशीन है उसमें आगे कंघी जैसी आकृति होती है जिससे खुदाई होती है, तो इंच दर इंच कंघी करने का अर्थ है खुदाई होना। इस कदर शहर उसकी गलियों और घरों को ढूंढ लिया है और सहेजा गया है कि ये एहसास हर वक्त आपके साथ रहता है। कल कोई यहाँ पर बसता था, जरूर यह है आपकी सभ्यता परंपरा है, मगर वास्तव में ये जो घर हैं वो हमारे नहीं हैं। अनचाहे मुझे मोहनजोदड़ो की गलियों या घरों में राजस्थान का ख्याल नहीं आए, ऐसा नहीं हो सका। यानी यहाँ हम जब घूम रहे थे तो हमें राजस्थान भी याद आ रहा था, महज सिर्फ इसलिए नहीं कि पश्चिमी राजस्थान और सिंध गुजरात की दृश्यावली एक सी थी, कई चीज़ें थी जो यहाँ से वहाँ जुड़ जाती है। जैसे हजारों साल पुराने यहाँ के खेत, बाजरे और ज्वार की खेती दोनों जगह होती थी। मोहनजोदड़ो के घरों में टहलते हुए एक कुलधरा गांव की भी याद आ गई। ये कुलधरा गांव जैसलमेर के मुहाने पर पीले पत्थर के घरों वाला एक बहुत ही खूबसूरत गांव है। उस खूबसूरती में एक गमी भी व्याप्त है कि इस गांव में घर तो हैं लेकिन उन घरों में रहने वाले लोग नहीं हैं। लगभग 150 सालों पहले राजा से किसी बात को लेकर तकरार हो गई और स्वाभिमानी गांव के हर बासिंदे, हर व्यक्ति रातों रात अपना घर छोड़ करके चला गया। दरवाजे और असबाब यानी सामान पीछे लोग उठा ले गए, जो इनके सामान इत्यादि घरों में रह गए थे पीछे से कुछ लोगों ने चुरा लिया, ले गए। घर अब खंडर हो गए हैं लेकिन वो ढहे नहीं हैं। घरों की दीवारें, प्रवेश द्वार, खिड़कियां ऐसी है जैसे कल की ही बात हो। लोग यहाँ से निकल तो गए लेकिन वक्त वहीं रह गया, खंडरों ने उसे थाम लिया। जैसे सुबह लोग घरों से निकले हो, शायद शाम ढले लौट आने वाले हो, ऐसा इन कुलधरा के घरों को देखकर लगता था। राजस्थान ही नहीं, गुजरात, पंजाब और हरियाणा में भी कुएं, कुंड, गली कूचे
कच्ची पक्की ईंटों के घर आज वैसे ही मिलते हैं जैसे हजारों साल पहले हुए हैं। जॉन मार्शल ने मोहनजोदड़ो पर 3 खंडों का एक बहुत ही विशद प्रबंध छपवाया था। उसमें खुदाई में मिली ठोस पहियों वाली मिट्टी की गाड़ी के चित्र के साथ सिंध में पिछली सदी में बढ़ती जा रही उसी तरह की बैलगाड़ी का एक चित्र भी था और तस्वीर से उन्होंने एक सतत परंपरा का इजहार किया। हालांकि कमानियाँ आरे वाले पहिए का आविष्कार बहुत पहले हो चुका था। जब मैं छोटा था हमारे गांव में लकड़ी वाले ठोस पहिए बैलगाड़ी में जुड़ते थे और दुल्हन पहली बार इसी बैलगाड़ी में ससुराल जाती थी। यानी पहले ये एक साधन था जिससे दुल्हन पहली बार इसमें बैठ कर के अपने ससुराल जाती थी। बाद में हमारे यहाँ भी बैलगाड़ी में आरे वाले पहिए जुड़ने लग गए। अब तो उसमें जीप के उतारू पहिए लगते हैं। जीप में जो पहिए पुराने हो जाते हैं वे बैलगाड़ी में सामान्यतः काम में लिए जाते हैं। हवाई जहाज के उतारू पहिए बाजार में आने के बाद ऊंट गाड़ी में जो उस समय आविष्कार हो गया था। रेगिस्तान के जहाज से हवा के जहाज का ऐतिहासिक गठजोड़ है। जो हवाई जहाज के पहिए पुराने हो जाते हैं वो ऊंट गाड़ी में लगाए जाते हैं। इससे रेगिस्तान के जहाज और हवा के जहाज का ऐतिहासिक संबंध बनता है। हालांकि कहना मुश्किल है कि दुल्हन की सवारी के रूप में बैलगाड़ी या ऊंटगाड़ी का यहाँ कभी इस्तेमाल होता होगा। ये केवल अनुमान ही लगाया हमने। हमारे मेजबान जो हमें यहाँ दिखा रहे थे, घुमा रहे थे, ध्यान दिलाया कि मोहनजोदड़ो का अजायब घर देखना अभी बाकी है। तो हम खंडरों से निकल गए और अब साबूत जो अच्छे से पूर्ण रूप से बनी हुई इमारत थी उसमें आ गए, अर्थात अजायब घर में आ गए। लेकिन यहाँ प्रदर्शित सामान आपको खंडरों से निकल आने का एहसास ही नहीं होने देता, क्योंकि जो हमने खंडरों में देखा वही सामान अब यहाँ भी हमें देखने को मिला। इससे पुनः वही एहसास फिर से होने लगा। अजायब घर छोटा ही है, जैसे कस्बे की स्कूल की कोई इमारत हो, इतना ही था। यहाँ सामान भी बहुत ज़्यादा नहीं था। महत्वपूर्ण चीज़ें तो कराची, लाहौर, दिल्ली और लंदन के संग्रहालयों में भेज दी गई। यूँ अकेले मोहनजोदड़ो की खुदाई में निकली चीज़ों की संख्या 50,000 से ज़्यादा है, मगर जो मुट्ठी भर यानी बहुत कम चीज़ें यहाँ प्रदर्शित हैं। पहुँची हुई सिंधु सभ्यता की झलक दिखाने के लिए वही काफ़ी है। यहाँ के अजायब घर में जो देखा उनमें काला पड़ गया गेहूँ के कुछ दाने थे जो काले पड़ गए थे। तांबे और कांसे के बर्तन थे, मोहरे, वाद्य यंत्र, चाक पर बने हुए विशाल मृद भांड यानी मिट्टी के बर्तन, उन पर काले और भूरे रंग से चित्र बनाए गए थे। चौपड़ जो खेल होता है उसकी गोटियाँ, दिए, दीपक, मापतोल के पत्थर, तांबे का आईना, मिट्टी की बैलगाड़ी और दूसरे खिलौने भी मिले। 2 पाटों वाली यहाँ एक चक्की भी मिली। कंघी, मिट्टी के कंगन, रंग बिरंगे पत्थरों के मनकों वाले हार और पत्थर के औजार, ये सारी चीज़ें इस अजायब घर में हमने देखी। अजायब घर में तैनात अली नवाज हैं, वो बताते हैं कि यहाँ पहले कुछ सोने के गहने भी थे, लेकिन वो अब चोरी हो गए हैं। एक खास बात यहाँ कोई भी महसूस करेगा, अजायब घर में प्रदर्शित चीज़ों में औजार तो हैं, लेकिन यहाँ हथियार नहीं मिला है। मोहनजोदड़ो क्या हड़प्पा से लेकर हरियाणा तक समूची सिंधु सभ्यता में हथियार उस तरह कहीं भी नहीं मिले हैं जैसे किसी राजतंत्र में होते हैं। इससे पता चलता है कि यहाँ कोई राजतंत्रात्मक व्यवस्था नहीं थी, नहीं तो यहाँ तलवार, भाले आदि हथियार भी मिलते। तो इससे पता चलता है कि यहाँ राजतंत्रात्मक व्यवस्था नहीं रही। इस बात को लेकर विद्वान सिंधु सभ्यता में शासन या सामाजिक प्रबंध के तौर तरीके को समझने की कोशिश कर रहे हैं।
वहाँ अनुशासन जरूर था, पर ताकत के बल पर नहीं था। वे मानते हैं कि कोई सैन्य सत्ता शायद यहाँ नहीं रही हो, मगर कोई ना कोई अनुशासन तो था, जिससे नगर योजना, वास्तुशिल्प, मोहर, ठप्पे, पानी, साफ सफाई, ऐसी सामाजिक व्यवस्थाएं आदि में एक रूपता कायम थी। दूसरी बात यह है, जो सांस्कृतिक धरातल पर सिंधु घाटी सभ्यता को दूसरी सभ्यताओं से अलग खड़ा करती है, वह है प्रभुत्व या दिखावे के तेवर का नदारद होना। यहाँ दिखावे के लिए कुछ भी नहीं मिलता है, जिससे पता चले कि यहाँ के लोग इस तरह का दिखावा करते थे। दूसरी जगह पर राजतंत्र या धर्मतंत्र की ताकत का प्रदर्शन करने वाले महल भी मिल जाते हैं, उपासना के स्थल, मूर्तियाँ, पिरामिड आदि भी मिलते हैं। हड़प्पा संस्कृति में न तो भव्य ऊंचे ऊंचे राजप्रसाद मिले हैं, भवन राजमहल मिले हैं, और न ही यहाँ पर मंदिर मिले हैं। न राजाओं और महंतों की कोई समाधियाँ मिली हैं। यहाँ के मूर्ति शिल्प है, मूर्तियाँ मिली, वो भी छोटी छोटी हैं, औजार भी बहुत छोटे हैं। मोहनजोदड़ो के नरेश के सिर पर जो मुकुट है, शायद उससे छोटे सिरपेंच की कल्पना भी नहीं की जा सकती है। बहुत छोटा सा मुकुट था। और तो और उन लोगों की नावें बनावट में मिस्र की नावों जैसी थी, लेकिन आकार में बहुत छोटी थी। आज के मुहावरे में कह सकते हैं एक लो प्रोफाइल सभ्यता थी। लो प्रोफाइल सभ्यता थी, अर्थात लघुता में महत्ता का अनुभव कराने वाली एक सभ्यता थी, एक संस्कृति थी। यहाँ चीजें छोटी थी, लेकिन बहुत महत्वपूर्ण थी। मोहनजोदड़ो सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा शहर ही नहीं था, उसे साधनों और व्यवस्थाओं को देखते हुए सबसे समृद्ध भी माना गया है। फिर भी इसकी संपन्नता की बात कम हुई, तो शायद इसलिए कि भव्यता का आडंबर यहाँ नहीं है। दूसरी वजह ये भी हो सकती है कि मोहनजोदड़ो और हड़प्पा पिछली सदी में ही उद्घाटित हो सके हैं। पिछली सदी में ही हमें पता चला इनके बारे में, और उनकी अनबूझ लिपि है जो आज तक रहस्यों को छिपाए हुए हैं। हम यहाँ की लिपि को भी अभी तक पढ़ नहीं पाए हैं। सिंधु घाटी के लोगों में कला और सुरुचि का महत्व ज़्यादा था। वास्तुकला, नगर नियोजन ही नहीं, धातु और पत्थर की मूर्तियाँ, मृद भांड, उन पर चित्रित मनुष्य, वनस्पति, पशु पक्षियों की छवियाँ, सुनिर्मित मोहरे, उन पर बारीकी से उत्कीर्ण आकृतियाँ, खिलौने, केस विन्यास, आभूषण, और सबसे ऊपर सुघड़ अक्षरों का लिपि रूप सिंधु सभ्यता को तकनीक सिद्ध से ज़्यादा कला सिद्ध जाहिर करता है कि वास्तव में कला का यहाँ बहुत महत्व था। एक पुरातत्ववेत्ता के मुताबिक सिंधु सभ्यता की खूबी उसका सौंदर्य बोध है, जो राज पोषित या धर्म पोषित नहीं होकर के समाज पोषित था। शायद इसीलिए आकार की भव्यता की जगह यहाँ कला की भव्यता हमें दिखाई देती है। एक देखिए चित्र है, इसमें ये वही नित्य मुद्रा में लड़की की फोटो है, प्रसिद्ध नर्तकी की फोटो है, जो HR हल्के में हमें मिली है। अजायब घर में रखी चीज़ों में कुछ सुइयाँ भी मिली हैं। खुदाई में तांबे और कांसे की तो बहुत सारी सुइयाँ मिली थी। काशीनाथ दीक्षित को सोने की 3 सुइयाँ मिली, जिनमें 1-2 इंच लंबी थी। समझा गया है कि ये बारीक कसीदेकारी, कपड़ों पर जो कसीदा निकाला जाता था, चित्र बनाए जाते थे, उसके काम में आती होगी। याद करें, नर्तकी के अलावा मोहनजोदड़ो के नाम से प्रसिद्ध जो दाढ़ी वाले नरेश की मूर्ति है, उसकी भी बदन पर, शरीर पर आकर्षक गुलकारी वाला दुशाला है, फूल पत्तियों के चित्र बने हुए थे। आज छापे वाला कपड़ा, जिसे हम अजरक प्रिंट कहते हैं, सिंध की खास पहचान बन गया है, पर कपड़ों पर छपाई का आविष्कार तो बहुत बाद का है। खुदाई में सुइयों के अलावा हाथी दांत और तांबे के सुइए भी मिले। जानकार मानते हैं कि इनसे शायद दरिया बुनी जाती थी, हालांकि यहाँ दरी का कोई नमूना या साक्ष्य हमें नहीं मिला है, और शायद अब यहाँ से हमें कुछ हासिल भी नहीं हो, क्योंकि मोहनजोदड़ो में अब खुदाई बंद कर दी गई है। सिंधु के पानी के रिसाव से यहाँ क्षार
और दलदल की समस्या पैदा हो गई है, इसलिए अब यहाँ आगे खुदाई संभव है नहीं। अब तो केवल मौजूदा खंडरों को बचा कर रखना भी अपने आप में एक बड़ी चुनौती है।